वेलकम बैक स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर अनुभा शर्मा और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, सो लेट्स बिगिन द टॉपिक। सो एज यू नो दैट फ्लावर्स, हम अपने आसपास इतने सारे फ्लावर्स देखते हैं प्लांट में, तो क्या वो केवल एज अ ऑर्नामेंट पर्पज से होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है कि केवल वो ह्यूमन यूज के लिए हैं। ठीक है, उनका अपना एक रोल जो है वो नेचर ने निर्धारित किया हुआ है। ठीक है, और उसका मेन रोल क्या है? जितने भी हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वो मेनली रेस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द प्लांट्स। एंड फ्लावरिंग प्लांट कौन से हैं? ऑब्वियसली वो एंजियोस्पर्म है ना। सो एंजियोस्पर्म में जितने भी फ्लावरिंग प्लांट हैं, उनका फ्लावर वाला जो पार्ट है वो मेनली रेस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। सो इनके अपने इन्फ्लोरेसेंस में जो डाइवर्सिटी होती है ना, फ्लावर्स में जो डाइवर्सिटी होती है, उनके जो फ्लावर पार्ट होते हैं, उनकी अपनी अपनी अडेप्टेशन होती है अकॉर्डिंग टू देयर वेरियस एनवायरमेंटल कंडीशंस। ठीक है, ये तो आपको पता ही है कि हर अलग अलग, लाइक अगर वाटर में कोई पाया जा रहा है तो उसकी अपनी अलग एनवायरमेंटल कंडीशन होगी। कोई हाई टेम्परेचर पे पाया जा रहा है, उसकी अपनी एनवायरमेंटल कंडीशंस होंगी। और ज्यादातर जो फ्लावर हैं वो ब्राइट कलर्स के होते हैं, ये भी हमें पता है। ठीक है, तो पर ये जो अडेप्टेशन है, यही अडेप्टेशन ये डिसाइड करती है कि किस तरीके का फ्रूट बनेगा, है ना, किस तरीके के सीड्स बनेंगे और एंड प्रोडक्ट जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो है वो अल्टीमेटली जो फ्रूट और सीड है, एंड प्रोडक्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वो सक्सेसफुली हो जाए। तो वो अपने अपने तरीके से अडेप्टेशन करते हैं, और ताकि उनका ये जो एंड प्रोडक्ट है, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो वो क्या होगा, अपनी अपनी जैसे ही और प्लांट्स को बना पाएंगे। और यही सर्वाइवल ही मेन मोटो होता है ना। तो ये जो हमारा पर्टिकुलर चैप्टर है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, इस चैप्टर में हम लोग क्या कवर करने वाले हैं? मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ऑल्दो ये हम मार्फोलॉजी वाले पार्ट में काफी डिटेल में पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से देखेंगे। दूसरा, स्ट्रक्चरल फीचर्स जो हैं फ्लावरिंग प्लांट के, जो डिफरेंट स्ट्रक्चर हैं, मेल पार्ट कौन सा है, फीमेल पार्ट कौन सा है, उसके बारे में हम जानेंगे। एंड प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, उसके बारे में भी यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, कुछ चर्चा करेंगे। ठीक है, सो फ्लावर, इट इज अ फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म, ये हम सभी जानते हैं। और ये जो है एक फ्लावर का बड़ा सा स्ट्रक्चर आपके सामने यहाँ पर दिखाया हुआ है। तो ये जो बीच वाला ग्रीन वाला पार्ट है, दिस वन, दिस होल, आपको पता है क्योंकि हम ये चैप्टर एक बार मार्फोलॉजी में डिस्कस कर चुके हैं, तो ये आपको ज्यादा डिटेल में मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी ये जो वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ठीक है, जिसको मैंने हाईलाइट किया, ऑल्दो मेरा पेन जो है बहुत अच्छा नहीं चल पा रहा है, लेकिन ये जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं फीमेल पार्ट, है ना, या पिस्टल। पिस्टल बोलते हैं। ये जो सेंटर पार्ट है इसे फीमेल पार्ट बोलते हैं। ऊपर का ये जो पार्ट है इसे क्या बोलते हैं? स्टिग्मा। स्टिग्मा पे क्या होगा? स्टिग्मा एक मेनली रेस्पॉन्सिबल होती है टू कैच द पोलन्स एज द परसेप्टिव टिप ऑफ द पिस्टल, है ना। एंड ये जो लंबी सी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, दिस इज नोन एज स्टाइल, है ना। बोलते हैं ना, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, एस एस ओ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ये ओ है, सॉरी, ओवरी। तो ये ऊपर वाला जहां पर आके पोलन ग्रेन्स बैठेंगे, है ना, ये पोलन ग्रेन्स बैठेंगे और उसके बाद जो है पोलन ट्यूब बनेगी और अल्टीमेटली फर्टिलाइजेशन ट्यूब बनती है। ट्यूब बढ़ेगी और फर्टिलाइजेशन होगा, वो आगे हम देखेंगे किस तरीके से होता है। लेकिन यहाँ पर स्टिग्मा पर आकर पोलन ग्रेन्स बैठते हैं, तो ऊपर वाला जो पार्ट है दिस इज स्टिग्मा। ये जो लंबी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिससे ये स्टिग्मा कनेक्टेड है, ये वाला ट्यूब लाइक जो स्ट्रक्चर है, ये जो नीचे तक जा रहा है पूरा, ये ये जो नीचे तक जा रहा है, इसको हम क्या कह रहे हैं? इसको हम बोल रहे हैं स्टाइल, है ना। स्टाइल एक्चुअली कनेक्ट्स द स्टिग्मा टू द ओव्यूल। नीचे वाला ये जो फूला हुआ पार्ट है ये क्या है? ओव्यूल है। ये पूरा ये जो है ये ओव्यूल है। तो स्टिग्मा ने क्या किया, स्टाइल ने क्या किया, स्टिग्मा और ओव्यूल को कनेक्ट किया है, यही यहाँ पे मेंशन्ड है। इट एक्चुअली कनेक्ट स्टिग्मा टू द ओव्यूल एंड हेल्पिंग एलिवेट स्टिग्मा टू कैच पोलन। ठीक है, और जो सबसे नीचे वाला फूला हुआ पार्ट है दैट इज नोन एज ओव्यूल। इट कंटेन्स फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स एंड विल डेवलप इनटू अ सीड
आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओव्यूल होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? सीड में कन्वर्ट हो जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तीनों पार्ट क्लियर हो गए। फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, पिस्टल जिसे बोलते हैं। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं मेल पार्ट की, जिसे हम बोलते हैं स्टेमन। मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, ये जो लगे हुए हैं ये मेल पार्ट है। ऊपर की तरफ ये जो येलो कलर के दो हैं, दिस इज, क्या बोलते हैं इसको? एंथर। एंथर के साथ एक लंबी सी ट्यूब जुड़ी हुई है ना, इसे बोलते हैं फिलामेंट। ठीक है, तो एंथर किस लिए जिम्मेदार है? एंथर एक्चुअली रेस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस पोलन्स, जो मेल गैमीट होते हैं फ्लावर के। ठीक है, यहाँ छोटे 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 पोलन्स होते हैं इस तरीके के। ये दो लोब्यूल हैं और वो भी आपस में बटे हुए होते हैं। ये आगे इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, ये देखेंगे अभी हम। तो यहाँ पर क्या प्रोडक्शन हो रहा है? यहाँ प्रोड्यूस हो रहे हैं पोलन्स, और जो फिलामेंट है ये सपोर्ट कर रहा है एंथर को टू मेक इट एसेसिबल टू द पॉलिनेटर्स, जुड़ा हुआ है उसके साथ ताकि पॉलिनेटर्स के लिए वो आसानी से उसको मिल जाए। तो इसके दो पार्ट हुए, एक तो एंथर है, दूसरा फिलामेंट है। चलिए, इसके बाद ये जो ओव्यूल था, ओव्यूल भी हमने डिस्कस कर लिया। स्टाइल, स्टिग्मा, ये तीनों पार्ट हमने डिस्कस कर लिए हैं। हमने मेल पार्ट डिस्कस कर लिया। इसके बाहर की तरफ जो ब्राइट कलर की कलरफुल लीव्स पाई जाती हैं उसे क्या बोलते हैं? पेटल बोलते हैं। ठीक है, पेटल्स क्यों होती हैं ब्राइट कलर की? ये इसलिए होती हैं ताकि ये पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट कर सकें। पॉलिनेटर्स अट्रैक्ट होंगे तभी तो क्या होगा? पोलन ग्रेन जो है वो मेल पार्ट से फीमेल पार्ट के पास जा पाएगा और अल्टीमेटली फर्टिलाइजेशन होगा, राइट? सो पेटल्स अट्रैक्ट पॉलिनेटर ड्यू टू ब्राइटनेस ऑफ द कलर, इसीलिए ब्राइट कलर की होती है। और जो नीचे वाले पार्ट होते हैं दैट इज ग्रीन इन कलर, उन्हें बोलते हैं सेपल। सेपल का क्या काम है? सेपल एक्चुअली प्रोटेक्ट द फ्लावर व्हेन इट इज इन अ बड फॉर्म एज अ आउटर कवरिंग, है ना, आउटर कवरिंग की तरह रहता है, तो दैट इज सेपल। और ये जो नीचे वाला पार्ट है जिस जिस डंडी से वो पेटियोल से जुड़ा हुआ रहता है उसे बोलते हैं पेडिकल, जो जिसे फूल का डंडी बोलते हैं, स्टॉक बोलते हैं। तो ये अपने अलग अलग पार्ट हैं। हमने पिस्टल डिस्कस कर लिया जो कि फीमेल पार्ट है, हमने स्टेमन डिस्कस कर लिया जो कि मेल पार्ट है। ठीक है, ओके। सो प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स देखते हैं। पर फर्टिलाइजेशन से पहले कैसे कैसे मॉडिफिकेशंस होते हैं मेल पार्ट में और फीमेल पार्ट में, किस तरीके से स्ट्रक्चरल बदलाव होते हैं, उसे प्री फर्टिलाइजेशन कहेंगे। उसमें क्या क्या स्ट्रक्चर बनते हैं और क्या क्या इवेंट्स होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। सो द डिसीजन फॉर अ प्लांट टू फ्लावर अकर लॉन्ग बिफोर द एक्चुअल फ्लावर अपीयर, फ्लावर आएगा उससे काफी पहले ही ये डिसीजन हो जाता है कि प्लांट में फ्लावरिंग होने वाली है। ठीक है, सो हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंज इनिशिएट डिफरेंशिएशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द फ्लोरल प्राइमोर्डियम। फ्लावर प्राइमोर्डियम में पहले से ही जो है हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंजेस शुरू हो जाते हैं, फ्लावर अपीयर हो उससे पहले ही। सो इन्फ्लोरेसेंस बनता है, बियरिंग फ्लावर बड बनती है एंड इवेंचुअली फिर फ्लावर बनता है। ठीक है, सबसे पहले इन्फ्लोरेसेंस यानी कई सारे फ्लावर्स की छोटे 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 जो इन्फ्लोरेसेंस होता है उनका जो अरेंजमेंट होता है, देन फ्लावर बड एंड देन फ्लावर। तो जो एंड्रोशियम है इसे हम क्या बोलते हैं? एंड्रोशियम को हम बोलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो ये जो फ्लावर होता है उसके अपने दो पार्ट हैं। इसमें जो है वर्ल ऑफ स्टेमन जिसे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं, और दूसरा होता है गाइनीशियम। गाइनीशियम क्या रिप्रोड्यूस करता है? ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रिप्रोड्यूस करता है या रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, एंड्रोशियम क्या है? एंड्रोशियम हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो है गाइनीशियम। तो अभी सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एंड्रोशियम यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट डिस्कस करेंगे जिसे हम बोलते हैं स्टेमन। अभी हमने पूरे फ्लावर के स्ट्रक्चर में इसको देखा था। ये देखिए, ये है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसमें क्या आएगा? अ टिपिकल स्टेमन हैज टू डिफरेंट पार्ट्स। ये जो ऊपर वाला है जिसे क्या कहा था? एंथर, जो कि कैसा होता है? बाइलोब्ड होता है ना, बाई। और जो नीचे वाला है इसे क्या बोलते हैं? फिलामेंट बोलते हैं, विच इज अ लॉन्ग सिलिंड्रिकल लाइक स्ट्रक्चर, सिलिंड्रिकल लाइक स्टॉक होता है जो कि जुड़ा रहता है नीचे की तरफ ताकि एंथर जो है प्रॉपरली
पॉलिनेटर्स एंथर तक आ सके। सो द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट अटैच टू द थैलेमस और पेटल ऑफ द फ्लावर, ये थैलेमस के साथ भी अटैच्ड हो सकता है या फ्लावर की जो पेटल होती है उसके साथ भी इसका जो नीचे वाला ये वाला जो पार्ट है वो अटैच रह सकता है। द नंबर एंड द लेंथ ऑफ द स्टेमल वेरी अक्रॉस डिफरेंट स्पीशीज ऑफ अ फ्लावर, कितने होंगे स्टेमन, उनकी लंबाई क्या होगी, इट डिपेंड्स अपॉन द फ्लावर, फ्लावर की स्पीशीज क्या है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है। एंथर जो है, अ टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज बाइलोब्ड। कैसा होता है एंथर? इट इज बाइलोब्ड विद ईच लोब हैविंग टू थीका। डाइथैलस होता है, यानी कि ये ईच जो लोब होता है उसमें दो थीका होते हैं। अ लॉन्गिट्यूडनल ग्रोव ऑफन सेपरेट द थीका, जो लॉन्गिट्यूडनल ग्रोव होगा वो थीका को सेपरेट आउट करता है। द बाइलोब्ड नेचर इज डिस्टिंक्ट इन द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द एंथर। एंथर इज अ टेट्रागोनियल, यानी कि इसकी 4 साइडेड स्ट्रक्चर होता है। 4 साइडेड स्ट्रक्चर का मतलब इस तरीके का स्ट्रक्चर, देखिए वैसे तो बाइलोब्ड दिख रहा है, ये एक लोब ये रहा, एक ये लोब ये रहा, लेकिन ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन के थ्रू 4 जो है इसकी टेट्रागोनियल स्ट्रक्चर होती है। अगर इसका ट्रांसफर सेक्शन कट करके देखें तो इस तरीके से 4 सैक्स दिखाई देंगे। ठीक है, जिसके अंदर जो है पोलन सैक होता है और इसके अंदर ये छोटे 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 क्या होते हैं, माइक्रोस्कोपिक मदर सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, सो यहीं पर इसका देखिए आपका जो है सैम के पिक्चर भी दिखाई दिए हुए हैं, जिससे आप आसानी से इसको देख सकते हैं कि किस तरीके का जो है एंथर का स्ट्रक्चर होता है। देख पा रहे हैं ये बाइलोब्ड है, लेकिन ये 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ईच लोब फिर से दोबारा डिवाइडेड है। ठीक है, सो 4 माइक्रोस्पेंजिया आर लोकेटेड एट द कॉर्नर्स, 2 इन ईच लोब, 2 इन ईच लोब, 2 इस वाले लोब में, 2 इस वाले लोब में। ओके, सो माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप इनटू पोलन सैक, जो माइक्रोस्पोरेंजिया है वही पोलन सैक में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया है ये ही पोलन सैक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, विच एक्सटेंड लॉन्गिट्यूडनली थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द एंथर, जो पूरे के पूरे इस, अभी तो हमने ऐसे कट करके दिखाया है आपको, इस तरीके से कट किया और उसको दिखाया कि भाई ये देखिए पोलन सैक है, माइक्रोस्पोरेंजिया है और ये पूरी लंबाई में होते हैं। ठीक है, यही यहाँ पर मेंशन किया हुआ है मैंने कि माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप इनटू पोलन सैक विच एक्सटेंड लॉन्गिट्यूडनली थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द एंथर। पोलन सैक आर पैक्ड विद पोलन ग्रेन्स, यानी कि जो पोलन सैक है इसी के अंदर पोलन ग्रेन्स पाए जाते हैं। देखिए कितने सारे पोलन ग्रेन्स यहाँ पर पाए जा रहे हैं, है ना। ओके, सो माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर एक बार देख लेते हैं। इन ट्रांसफर सेक्शन इट अपीयर नियरली सर्कुलर, अगर ट्रांसफर सेक्शन इसका कट करें तो नियरली सर्कुलर जैसा दिखाई देता है, सराउंडेड बाय 4 डिफरेंट वॉल्स। कौन कौन सी वॉल है? जो सबसे आउटर वॉल है उसे बोलते हैं एपिडर्मिस, देन इसके बाद है एंडोडर्मिस, देन इसके बाद है मिडिल लेयर्स, देन इसके बाद है टेपेटम। ये वाली जिसमें न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है दिस वन इज टेपेटम। यहाँ पर भी अगर हम देखें तो जो सबसे आउटर वाली है दिस इज एपिडर्मिस, उसके बाद है अंदर वाली एंडोडर्मिस, देन मिडिल लेयर, स्पॉन्डिनियस टिश्यू जो है उसको मिडिल लेयर, ये रहा मिडिल लेयर, और सबसे अंदर वाली ये वाली जो है ये है टेपेटम। ओके, सो आउटर 3 लेयर मींस एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस एंड जो मिडिल लेयर थी, वो जो तीनों हैं आउटर 3 लेयर प्रोवाइड प्रोटेक्शन, पोलन को जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं एंड असिस्ट इन एंथर डिसिसेंस एंड रिलीज पोलन। पोलन कैसे रिलीज होंगे, कब रिलीज होंगे वो डिसाइड करती हैं और उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। अंदर की जो सबसे लेयर है जिसे हमने टेपेटम कहा, जो कि इनर मोस्ट लेयर है, इट प्रोवाइड एक्चुअली नरिशमेंट टू द पोलन ग्रेन्स। तो पोलन ग्रेन्स को नरिशमेंट कौन प्रोवाइड करता है? टेपेटम प्रोवाइड करती है। ओके, सो टेपेटम प्रोवाइड नरिशमेंट इन डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स, cells having and these cells having dense cytoplasm and often more than one nucleus। अभी देखा था ना हमने पीछे वाली पिक्चर में, इसमें more than one nucleus थे और dense cytoplasm था, इसीलिए ये प्रोवाइड कर पाएंगी नरिशमेंट पोलन ग्रेन्स को, है ना। अब इसके बीच में एक और तरीके का टिश्यू होता है जिसे बोलते हैं स्पोरोजीनस टिश्यू।
Group of compactly arranged homogeneous cell in the center of each microsporangium when anther is young. जब एंथर काफी यंग होता है तो उसके बीच में एक तरीके का टिश्यू होता है जिसे स्पोरोजीनस टिश्यू बोलते हैं, और ये सेंटर में माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर में प्रेजेंट होता है। अब शुरू होता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, यानी कि माइक्रोस्पोर्स से किसका बनना, पोलन माइक्रोस्पोर्स का बनना, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, सो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम पोलन मदर सेल। किससे बनेंगे ये, पोलन मदर सेल से बनेंगे। अभी हमने देखा एंथर का जब ट्रांसफर सेक्शन देखा तो उसके अंदर क्या भरे हुए थे, स्पोरोजीनियम के अंदर पोलन ग्रेन्स भरे हुए थे। तो उन पोलन ग्रेन से माइक्रोस्पोर्स के बनने को हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, तो ये एक माइक्रोस्कोप मदर सेल है, इसमें माइक्रोस्कोप मदर सेल है, और ये क्या होगा, जब पोलन्स बने जो माइक्रोस्पोर्स बनेंगे तो उसमें ऑब्वियसली क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात हो रही है तो यहाँ पर मियोसिस होगा। सो मियोसिस 1, 2 सेल, एक सेल से 2 सेल, एंड देन 2 से 4 सेल, है ना, 2 से 4 सेल्स बनते हैं। सो सेल्स ऑफ स्पॉन्टेनियस टिश्यू अंडरगो मेयोटिक डिवीजन इन डेवलपिंग एंथर। जब वो जो सेंटर में स्पॉन्टेनियस टिश्यू था वहां पर ही जो है डिवीजन शुरू फटाफट हो जाता है डेवलपिंग एंथर के अंदर। और ईच सेल ऑफ स्पॉन्टेनियस टिश्यू कैन प्रोड्यूस अ माइक्रोस्कोपिक टेट्राड। स्पॉन्टेनियस टिश्यू का जो हर सेल है वो माइक्रोस्कोपिक टेट्राड बना देता है, एक्टिंग एज अ पोटेंशियल पोलन और माइक्रोस्कोपिक मदर सेल। और वो एक पोटेंशियल पोलन या माइक्रोस्कोपिक मदर सेल की तरह बिहेव करने लगता है ईच सेल। ठीक है, 1 से 2 बने, 2 से 4 बने, और ये फिर सेपरेट आउट होके हैप्लॉइड पोलन ग्रेन्स बन गए। ठीक है, ये जो फिर पोलन ग्रेन्स हैं वो मैच्योर हो जाते हैं, और मैच्योर हो जाने के बाद ये सबसे बाहर की जो लेयर है उसे बोलते हैं एक्साइन, इसके अंदर इंटाइन, और इसके अंदर 2 न्यूक्लियस होते हैं। ठीक है, एक न्यूक्लियस होता है जिसे हम बोलते हैं जनरेटिव न्यूक्लियस, और जो दूसरा होता है उसे बोलते हैं पोलन ट्यूब न्यूक्लियस। ठीक है, माइक्रोस्कोप आर अरेंज्ड इन अ क्लस्टर ऑफ 4 सेल्स, जैसा कि अभी अभी आपने स्लाइड में देखा, फॉर्मिंग माइक्रोस्कोपिक टेट्राड। देखा ना अभी हमने स्लाइड में, एज एंथर मैच्योर एंड डिहाइड्रेटेड माइक्रोस्पोर्स डिसोशिएट एंड डेवलपिंग इनटू पोलन ग्रेन्स। जैसे ही एंथर मैच्योर हो जाता है, डिहाइड्रेट होता है, वैसे ही माइक्रोस्कोपिक मदर सेल जो है वो पोलन ग्रेन्स में डेवलप हो जाते हैं। सेवरल थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोस्पोर्स और पोलन ग्रेन्स आर फॉर्म्ड इनसाइड ईच माइक्रोस्पोरेंजियम रिलीजिंग अपॉन एंथर डेhiscence। जैसे ही मतलब ईच माइक्रोस्पोरेंजियम में हर सेल माइक्रोस्पोर बना सकती है, पोलन ग्रेन बना सकती है, तो उसमें बहुत सारे पोलन्स होते हैं। कितने, सेवरल थाउजेंड्स, बहुत सारे पोलन ग्रेन्स बन जाते हैं। ठीक है, और वो सही टाइम पर आने पर रिलीज भी हो जाते हैं। सो पोलन ग्रेन क्या है, इसका स्ट्रक्चर अभी हमने देखा था, दोबारा देख लेते हैं। पोलन ग्रेन किस तरीके का स्ट्रक्चर है, इट इज जनरली स्फेरिकल, मेजरिंग अबाउट 25 to 50 माइक्रोन इन साइज, डायमीटर। ठीक है, पोलन ग्रेन अल्टीमेटली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मेल गैमेटोफाइट क्या है, पोलन ग्रेन एक्ट्स एज अ मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, इट हैज प्रोमिनेंट 2 लेयर वॉल। इसकी जो बाहर वाली वॉल होती है उसे एक्साइन बोलते हैं, और ये रहा एक्साइन बाहर वाली, और इसके जस्ट अंदर वाली ये जो लेयर होती है उसे इंटाइन बोलते हैं। ठीक है, सो इसकी 2 प्रोमिनेंट लेयर होती हैं, इंटाइन जो कि इनर वॉल है, और जो कंपैरेटिवली हमें क्या दिख रही है, थिन दिख रही है और कॉन्टिन्यूअस है। और ये किस किस की मिलकर बनी हुई होती है, ये सेल्यूलोज और पेक्टिन की मिलकर बनी हुई होती है। इंटाइन किस किस की मिलकर बनी हुई है, सेल्यूलोज और पेक्टाइन की। ठीक है, और एक्साइन कंपैरेटिवली अभी हमने देखा था कि हार्ड लेयर थी, और ये मिलकर बनी हुई होती है स्पोरोपोलेनिन नाम के एक सब्सटेंस से, जो कि दुनिया का सबसे ज्यादा रेजिस्टेंट मटेरियल होता है, ऑर्गेनिक मटेरियल। ठीक है, दुनिया का सबसे ज्यादा रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, जो रेजिस्टेंट होता है काफी हाई टेम्परेचर के लिए। कितने भी एसिड इसके ऊपर डाल दिए जाएं, एल्कली डाल दिए जाएं, वो जो है रप्चर नहीं होगा, मतलब वो पोलन को संभाल के रखता है। सो और किसी भी एंजाइम से ये जो है अभी तक तो डिग्रेड हुआ नहीं है।
ठीक है, तो इट कंटेन्स जर्म पोर्स वेयर स्पोरोपोलिन इज एब्सेंट। ठीक है, ओके। इट इज वेल प्रिजर्व्ड एज अ फॉसिल भी इसको वेल प्रिजर्व किया जा सकता है। ड्यू टू क्यों किया जा सकता है? क्योंकि इसकी जो बाहर की कवरिंग है एक्साइन वाली जिसमें स्पोरोपोलिन है, वो अंदर जो है किसी चीज का अंदर इनटेक होने ही नहीं देता, बिल्कुल वेल प्रिजर्व करके रखता है बाहर के अपने कंटेंट को। सो इट एग्जिबिट पैटर्न एंड डिजाइंस, बहुत तरीके के पैटर्न एंड डिजाइन बनाने में भी यूज होता है। ठीक है, पोलन ग्रेन स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट के बारे में देख लेते हैं। तो जो ये मैच्योर पोलन ग्रेन था, इसमें दो सेल्स बने, एक वेजिटेटिव सेल बनी और दूसरा जनरेटिव सेल बनी। ठीक है, वेजिटेटिव सेल ये इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर था ना, अगर मैं बनाऊं कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर था, ये अंदर की, ओहो रहने दीजिए, मैं मुझसे ये डायग्राम ठीक से बनेगा नहीं, मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ कि जो मैच्योर पोलन ग्रेन था, मैं एग्जैक्टली स्ट्रक्चर नहीं बना रही हूँ, लेकिन ये इस तरीके से बना देती हूँ मैं, थोड़ा सा सिंपल वाला कोशिश करती हूँ कि मैं आपके लिए बना पाऊँ। ओके, तो इस तरीके का कुछ कुछ स्ट्रक्चर बनता है, एक यहाँ पर होता है, एक यहाँ होता है। तो ये जो ऊपर वाली सेल होती है इसे बोलते हैं वेजिटेटिव सेल, जो कि कैसी होती है, कंपैरेटिवली लार्जर इन साइज होती है। आप देख पा रहे हैं ये वेजिटेटिव सेल है जो कि कंपैरेटिवली लार्जर इन साइज है, विद अबंडेंट फूड, इसमें काफी सारा फूड है, फूड रिजर्व है, एंड लार्ज इर्रेगुलर शेप्ड न्यूक्लियस। ठीक है, इर्रेगुलर शेप न्यूक्लियस होता है। तो चलिए इसको थोड़ा सा और इर्रेगुलर कर देते हैं, ये लीजिए। ठीक है, और जो नीचे वाली होती है इसे बोलते हैं जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल जो कि स्मॉलर है, आप देख पा रहे हैं स्मॉलर है, एंड स्पिंडल शेप होती है, ये कंपैरेटिवली स्पिंडल शेप होती है, इस तरीके का कुछ इसका स्ट्रक्चर होता है, स्पिंडल शेप। और इसका जो न्यूक्लियस है वो भी कुछ कुछ स्पिंडल होता है, विद डेंस साइटोप्लाज्म एंड अ न्यूक्लियस। ठीक है, तो पोलन ग्रेन, जो मैच्योर पोलन ग्रेन हुआ उसमें दो सेल्स हुए, एक ऊपर वाली है वेजिटेटिव सेल और दूसरी नीचे वाली है जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल बड़ी है, इरेगुलर न्यूक्लियस है, काफी मात्रा में फूड रिजर्व उसके पास है, जबकि जनरेटिव सेल किस तरीके की है, स्पिंडल शेप है और इसके पास डेंस साइटोप्लाज्म है। In over 60% of angiosperm, pollen grain are shared into this two cell stage. ज्यादातर जो 60% एंजियोस्पर्म होते हैं उसमें पोलन ग्रेन इसी दो टू सेल स्टेज में जो है वो शेड हो जाता है। ठीक है, बाकी जो 40% बच जाते हैं उसमें ये जो जनरेटिव सेल मैंने अभी बताई थी, ये जनरेटिव सेल दोबारा से माइटोटिकली डिवाइड करती है, एंड इट गिव राइज टू टू मेल गैमीट्स बिफोर पोलन ग्रेन आर शेड। यानी कि ये जो अभी मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था, एक बार फिर से बना लेते हैं। ये जो मैंने अभी अभी आपको ये वाला स्ट्रक्चर बनाया था पोलन ग्रेन का, ओके ओके, ये इरेगुलर सा ये वेजिटेटिव सेल बनाई थी। ठीक है, और ये जनरेटिव सेल बनाई थी जिसमें एक था। तो ये यहाँ पर बताया जा रहा है, ये जो जनरेटिव सेल है ये फिर से दो न्यूक्लियस में टूट जाती है, एक ये और एक ये, और इस तरीके से थ्री सेल स्टेज। अभी कितने न्यूक्लियस दिखाई दे रहे हैं हमें? थ्री, राइट। सो दोबारा से जो रिमेनिंग 40% एंजियोस्पर्म होते हैं उसमें माइटोटिकली ये जो जनरेटिव सेल है ये दो मेल गैमीट में दोबारा से टूटती है, और कब? जस्ट जो पोलन ग्रेन है वो वहां से शेड हो, जो जाए फीमेल गैमेटोफाइट के पास में। तो थ्री सेल स्टेज में की फॉर्म में ये जो है वो झड़ता है। ठीक है, ओके, समझ में आ गया। चलिए, सो पोलन ग्रेन एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। पोलन ग्रेन्स कई बार बहुत सारे इंडिविजुअल्स को एलर्जी प्रोवाइड करती हैं, एज अ एलर्जिन काम करते हैं क्योंकि ये सीजनल आते हैं। तो काफ़ी सारे पोलन ग्रेन्स हैं, कई स्पीशीज के होते हैं जो सीवियर एलर्जी प्रोवाइड करते हैं, और कई लोगों को जो है उससे ब्रोंकाइटिस भी हो जाती है, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो जाता है, किसी को स्किन एलर्जी हो जाती है। ठीक है, वो क्योंकि उसको जो बॉडी होती है इंडिविजुअल की वो एज अ फॉरेन पार्टिकल मानती है, और बहुत तेजी से उन लोगों के अंदर इम्यूनोग्लोबुलिन ई जो है वो रिलीज होने लगती हैं, और फिर अपने अपने एलर्जिक सिम्टम दिखाती हैं। सो ये जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो
लोगों को क्या प्रोवाइड कर देते हैं, बहुत सारे क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जैसे कि अस्थमा हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गई, उसकी वजह से ये हो जाते हैं। जैसे कि एक है पार्थिनियम कैरेट ग्रास जिसे कहते हैं, ये इंडिया में जो है कंटामिनेटेड ही मानी जाती है। ये एक इम्पोर्टेड वीट होती है, ठीक है, और इसकी जो पोलन्स होती हैं वो काफ़ी जो है एलर्जी प्रोवाइड करती हैं, लोगों को एलर्जिन की तरह काम करती हैं, तो इसको जो है एज अ एलर्जिन ही माना जाता है कैरेट ग्रास को। दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल जो हमारी एनसीईआरटी में बताया हुआ है। चलिए, तो पोलन ग्रेन्स की न्यूट्रिटिव वैल्यू क्या होती है उसके बारे में जान लेते हैं। पोलन ग्रेन्स जो हैं वो काफी न्यूट्रिटिव रिच होते हैं, ठीक है। तो पोलन ग्रेन्स जो है उनकी कई बार जो अब्रॉड कंट्री है, अब्रॉड में काफी सारे कंट्रीज में एज ए टैबलेट भी इनको बनाया जाता है, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको दिखाया हुआ है। इसमें जो है कार्बोहाइड्रेट 30% कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन भी काफी अच्छी मात्रा में 22.7%, अमीनो एसिड, जितने भी मिनरल्स हैं, वाइटामिन्स हैं, काफी अच्छी मात्रा में प्रेजेंट होते हैं। तो लोग इसको एज अ न्यूट्रिटिव वैल्यू इनकी काफी हाई होती है, तो एज अ टैबलेट्स लोग लेते हैं, इसको काफी इंटेक किया जाता है। इंडिया में तो इतना ज्यादा नहीं होता, लेकिन वेस्टर्न मार्केट में एज अ सीरप, एज अ टैबलेट लोग काफी लेते हैं, ठीक है। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि क्योंकि इनकी न्यूट्रिटिव वैल्यू इनमें काफी है, तो एथलीट्स की परफॉर्म इससे इन्फॉर्म काफी बढ़ जाती है। जितने भी रेस हॉर्स होते हैं उनकी जो परफॉर्म है, ठीक है, वो काफी इम्प्रूव हो जाती है जब वो इन पोलन ग्रेन्स को अपने फूड में शामिल करते हैं, अपने इंटेक लेते हैं, ठीक है। पोलन ग्रेन की वायबिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं। पोलन ग्रेन्स मस्ट लैंड ऑन द स्टिग्मा बिफोर लूजिंग इट्स वायबिलिटी। पोलन ग्रेन्स, जैसे कि आपको पता है कि जैसे कि हर चीज की एक वायबिलिटी होती है। अगर हम कोई चीज खरीद के ला रहे हैं किसी पैकेट में, तो हम देखते हैं ना पीछे कि कितने दिन तक ठीक रहेगा। पनीर है वो कितने दिन तक ठीक रहेगा, हमारा कोई भी स्टॉक है खाने पीने का वो कितने दिन तक ठीक रहेगा। ऐसे ही हर चीज की अपनी एक पूरा टाइम फ्रेम होता है कि भाई यूज बिफोर 24 मंथ्स, है ना। कॉस्मेटिक्स हो गए या कुछ भी हो गया, यूज बिफोर 12 मंथ्स और 3 इयर्स। टैबलेट्स जो होती हैं उनकी भी होती है। ऐसे ही जो पोलन ग्रेन्स हैं उनकी भी अपनी एक वायबिलिटी होती है, यानी कि वो एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम तक अच्छा काम करेंगे, उसके बाद वो वायबल नहीं रहेंगे, उतने ज्यादा फर्टिलिटी के लिए यूज नहीं हो पाएंगे, उतने अच्छे नहीं माने जाएंगे, ठीक है। सो पोलन ग्रेन मस्ट लैंड ऑन द स्टिग्मा बिफोर लूजिंग इट्स वायबिलिटी फॉर फर्टिलाइजेशन। वायबल ड्यूरेशन वेरीज डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, ठीक है। टेम्परेचर अगर बहुत ज्यादा हो गया या ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा हो गई, तो उसकी वायबिलिटी जो है अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ प्लांट, ठीक है, वो डिपेंड करेगा कितने टेम्परेचर को वो सहन कर सकता है, कितनी ह्यूमिडिटी को वो सहन कर सकता है। तो वो उस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पर, कि वायबिलिटी उसकी कितनी रहेगी। इन सर्टेन सीरियल्स लाइक राइस की बात करें, व्हीट की बात करें, पोलन ग्रेन लूज देयर वायबिलिटी विद इन 30 मिनट्स। 30 मिनट के अंदर अंदर जो है राइस और व्हीट में जो पोलन ग्रेन्स हैं वो अपनी वायबिलिटी खो सकते हैं। अगर उन्हें फर्टिलाइजेशन करना है तो आसपास फटाफट से अगर वो चले जाएंगे, जैसे ही पोलन ग्रेन मैच्योर हुआ, फर्टिलाइजेशन हो गया तो हो गया। अगर आधे घंटे से ज्यादा ऊपर हो गया तो फर्टिलाइजेशन के लिए वो उतने अच्छे नहीं रहेंगे, उनकी वायबिलिटी नहीं रहेगी। और कुछ और स्पीशीज की बात दी हुई है, फैमिलीज की बात दी हुई है, जैसे कि रोजेसी, लेग्यूमिनेसी, सोलेनेसी। इनकी जो है कई महीनों तक जो है वायबल रहते हैं सीड्स। लेकिन जो राइस है, व्हीट है, इनके जो पोलन ग्रेन्स हैं वो 30 मिनट तक ही वायबल रहते हैं, ठीक है। पोलन ग्रेन कैन बी स्टोर फॉर ईयर्स इन लिक्विड नाइट्रोजन। यस, लिक्विड नाइट्रोजन जिसका कि टेम्परेचर -196 होता है, बिल्कुल बहुत हाईली डीप फ्रीज में रखा जाता है। अगर पोलन ग्रेन्स को वहां पर रख लिया जाए तो कई सालों तक उनको वाइबल कंडीशन में ही हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं। और अपने जितने भी क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम होते हैं, जब क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम हो रहा है उस टाइम में अच्छे हेल्दी वाइबल पोलन ग्रेन्स को जो यूजफुल हैं उनको निकालकर यूज किया जा सकता है फॉर फर्टिलाइजेशन पर्पस, बिल्कुल उस तरीके से जैसे सीड्स को रखा जाता है ना। सीड्स को भी लिक्विड नाइट्रोजन में रखा जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें हम फ्रीज करके, हम का मतलब है लेबोरेटरीज में सील लिक्विड नाइट्रोजन में फ्रीज करके रखा जाता है, और जब उनकी जरूरत होती है उनको निकाला जाता है फर्दर यूज के लिए, ठीक है। चलिए, सो ये बात थी एंड्रोशियम की, यानी कि हम मेल गैमेटोफाइट की बात कर रहे थे। अब हम बात करते हैं फीमेल पार्ट की,
और फीमेल पार्ट को क्या कहा गया था? गाइनोशियम कहा गया था। तो गाइनोशियम और पिस्टल जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट का, और प्लांट के फ्लावर का, फ्लावर रिप्रोडक्टिव पार्ट है ना, तो फ्लावर का जो गाइनोशियम वाला पार्ट है पिस्टल, वो क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इसके 3 पार्ट थे, ऑल्दो हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, एंड इट कैन कंसिस्ट अ सिंगल कार्पल, या तो इसका एक ही कार्पल होगा जिसे हम बोलेंगे मोनोकार्पलरी, या फिर मल्टीपल कार्पल होगा जिसे हम बोलेंगे मल्टी कार्पलरी। ठीक है, मल्टी कार्पली कैन फ्यूज, मल्टी कार्पल्स जो है वो फ्यूज हो सकते हैं, और सिन कार्पस भी बन सकते हैं, या फिर फ्री भी रह सकते हैं, जिसे एपोकार्पस कहते हैं। ठीक है, ईच कार्पल, हर जो जो ईच कार्पल है, गाइनीशियम है, उसके 3 पार्ट हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ठीक है, तो स्टिग्मा कौन सा है? ये ऊपर जहां पर लैंड करेगा एंथर। स्टाइल कौन सा है? ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, और नीचे की तरफ जो है वो है दैट इज ओवरी। ठीक है, ओवरी का जो ओव्यूल है वो क्या बनाता है? सीड बनाता है, ये हमने बात कर ली थी। तो स्टिग्मा क्या है? जहां पर लैंड करेगा पोलन ग्रेन, मैच्योर पोलन ग्रेन। ठीक है, स्टाइल क्या है? इट इज अ एलोंगेटेड सिलेंडर पार्ट जस्ट बीनीथ द स्टिग्मा, एंड ओवरी बेसल पार्ट है, बल्ज या कि जो फूला हुआ पार्ट है, दैट इज ओवरी कंटेनिंग ओवेलियर कैविटी। ठीक है, ये ओवरी ये रही, और ओवरी के अंदर अंदर क्या होता है? ओव्यूल होता है, और ओव्यूल के साथ लगे हुए होते हैं मेगास्पोरेंजियम। Inside the ovarian capsule, there is a placenta formed from which megasporangium arises. ठीक है, जैसा एक बार देख लेते हैं, ये जो नीचे का वाला पार्ट है, दिस इज, ये गद्देदार, ये जो इस जगह है, इसको हम बोलेंगे प्लेसेंटा। यहाँ पर प्लेसेंटा है, और जिसके साथ जो है ये जो है मेगास्पोरेंजियम लगे हुए रहते हैं। ठीक है, चलिए। So inside the ovarian cavity, there is a placenta from which megasporangium arises. The number of ovule in an ovary varies from 1 to many. किसी में एक भी हो सकता है, किसी में बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि आपको पता है मैंगो में एक ही सीड होता है, पैडी में, व्हीट में एक ही सीड होता है, जबकि पपाया में, वाटरमेलन में, राइट, कितने सारे सीड होते हैं। तो इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ प्लांट कि कितने ओव्यूल होंगे, उसमें कितने है, एक है या इस एक से ज्यादा है। सो मेगा स्पोरेंजियम किसे कहा गया? ओव्यूल को कहा गया। तो ओव्यूल का स्ट्रक्चर हम देखते हैं। ओव्यूल का ये रहा स्ट्रक्चर, पूरा का पूरा ओव्यूल का स्ट्रक्चर है। ओव्यूल जो है ये अटैच्ड रहता है नीचे वाले पार्ट से, जिसे हम बोलते हैं प्लेसेंटा, है ना। और प्लेसेंटा से किससे अटैच रहता है? प्लेसेंटा से जिस पार्ट से अटैच रहता है उसे बोलते हैं फ्यूनिकल। क्या बोलते हैं? फ्यूनिकल। ये वाला जो पार्ट है ये सीड है, और यहाँ पर कहीं रहा होगा प्लेसेंटा, तो इस फ्यूनिकल से जो है ये प्लेसेंटा से अटैच रहता है, इसे हम बोल देते हैं प्लेसेंटा। ठीक है, ये रहा फ्यूनिकल। ठीक है, ओके। हाइलम क्या है? हाइलम इट इज अ जंक्शन वेयर द ओव्यूल एंड फ्यूनिकल फ्यूज। हाइलम वो जगह है ये जहां पर ये फ्यूनिकल और प्लेसेंटा अटैच रहते हैं। ठीक है, ओ सॉरी, जो हाइलम है वो फ्यूनिकल का ही पार्ट है। हाइलम, ये जो हाइलम मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ये जो हाइलम मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ये फ्यूनिकल का ही वो वाला पार्ट जहां से ये किससे अटैच है? ओव्यूल से अटैच है। ठीक है, उस जगह को क्या बोलते हैं? हाइलम बोलते हैं। ठीक है, अब है इसकी लेयर्स, जिसे हम बोलेंगे इंटेग्यूमेंट्स। ठीक है, इसकी 2 लेयर्स होती हैं, 2 प्रोटेक्टिव लेयर होती हैं। एक तो होती है ये वाली आउटर, ये देखिए मैं लाइन 6 ही बना पा रही हूँ। आउटर इंटेग्यूमेंट जो बाहर की तरफ है, और इसके अंदर वाली ये रही, जिसे बोल रहे हैं इनर इंटेग्यूमेंट। ठीक है, तो 1 और 2 प्रोटेक्टिव लेयर एनसर्कलिंग द न्यूसेलस। ये इसके अंदर वाला ये वाला पार्ट क्या है? न्यूसेलस है। ठीक है, ओके। ये वाला जो पार्ट है ये है न्यूसेलस। थोड़ा इधर उधर हो रहा है कलर, मगर आप आई होप समझ पा रहे हैं, मैं इस वाले पार्ट की ही बात कर रही हूँ। ये क्या है? न्यूसेलस। तो इस न्यूसेलस की बाहर की तरफ, न्यूसेलस की बाहर की तरफ 2 प्रोटेक्टिव लेयर। ठीक है, अब ये जो न्यूसेलस, ये वाला पार्ट न्यूसेलस है। अब न्यूसेलस के बाहर की तरफ जो है क्या है? माइक्रोपाइल। इट इज एन स्मॉल ओपनिंग एट द टिप ऑफ इंटेग्यूमेंट। ये वाला जो है, ये दिस वन, ये जो ओपनिंग है
ये रही आउटर कवरिंग, फिर उसके अंदर इनर कवरिंग, और इन दोनों ने किसको कर रखा है, न्यूसेलस को। और ये जो ओपनिंग यहाँ पर ये छोटा सा स्मॉल ओपनिंग जो दिख रही है दोनों कवरिंग और न्यूसेलस के बीच में, इसको बोल रहे हैं माइक्रोपाइल। ठीक है, और माइक्रोपाइल के जस्ट नीचे की तरफ यानी कि ये वाला जो पार्ट है इसे बोल रहे हैं चलाजाल, चलाजा। बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल अपोजिट टू द माइक्रोपाइल एंड, चलाजा या कलेजा, जो भी बोलना चाहें आप बोल सकते हैं। ठीक है, न्यूसेलस ये अंदर वाला पार्ट था, बाहर की तरफ दो लेयर, जैसे इंटेग्यूमेंट बोला था अभी हमने लास्ट वाली पिक्चर में देखा, आउटर इंटेग्यूमेंट, इनर इंटेग्यूमेंट, और ये वाला है न्यूसेलस। ठीक है, सो न्यूसेलस क्या है, इट इज अ मास ऑफ सेल्स इनसाइड द इंटेग्यूमेंट। ठीक है, ये माइक्रोपाइल है, और नीचे वाला चलाजा या कलाजा, जो भी आप बोलना चाहें। कंटेन, ये जो न्यूसेलस है इट कंटेन्स अबंडेंट रिजर्व फूड, इसमें बहुत सारा रिजर्व फूड मटेरियल रहता है, और इसके सेंटर में होता है मेगा स्पोरोसाइट। ये जो है सेंटर में, दिस वन इज नोन एज मेगा स्पोरोसाइट। ठीक है, ओके। अब एम्ब्रियो सैक की बात करेंगे। एम्ब्रियो सैक इट इज लोकेटेड विद इन न्यूसेलस, इसी की बात हो रही है ना, एम्ब्रियो सैक की बात हो रही है जो न्यूसेलस के अंदर है, एंड ऑल्सो नोन एज फीमेल गैमेटोफाइट। ओके, एम्ब्रियो सैक को ही क्या बोलते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट बोलते हैं। टिपिकली अ सिंगल एम्ब्रियो सैक इज फॉर्म्ड फ्रॉम अ मेगास्पोर। यहाँ पर ये बात ध्यान देने की है कि जैसे माइक्रोस्कोप में सारी की सारी सेल माइक्रोस्कोप बन गई थी, थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोस्कोप्स थे, थाउजेंड्स ऑफ पोलन ग्रेन्स थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या होता है कि केवल कोई एक सेल जो है वो एम्ब्रियो सैक का रोल प्ले करती है, सारी की सारी कन्वर्ट नहीं होती हैं मेगास्पोर में। तो यहाँ पर सिंगल एम्ब्रियो सेल बनता है, बहुत सारे की सारी सेल्स जो है मेगास्पोर में कन्वर्ट नहीं होती हैं। ठीक है, ओके। सो मेगास्पोरोजेनेसिस जैसे कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस था, सो मेगास्पोरोजेनेसिस आर फॉर्म्ड फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर्स भी तो मेगास्पोर मदर सेल से ही बनेंगे, तो मेगास्पोर मदर सेल या एमएमसी डिफरेंशिएट इनटू माइक्रोपायरल रीजन ऑफ द न्यूसेलस। एमएमसी इज अ लार्ज सेल विद डेंस साइटोप्लाज्म एंड, बहुत सारा साइटोप्लाज्म होगा, और इसमें बहुत जो है बड़ा सा प्रोमिनेंट न्यूक्लियस भी पाया जाता है। और इसमें भी क्या रहेगा, मदर सेल बन रही है ना, तो इसमें भी मेयोटिक डिवीजन होगा, है ना, तो यहाँ पर भी मेयोटिक डिवीजन होगा और बहुत जो है मेगास्पोर्स बनेंगे। ठीक है, फीमेल गैमेटोफाइट डेवलपमेंट में क्या रहेगा, वन मेगास्पोर जो है, जो मैंने आपको बताया कि केवल एक जो मेगास्पोर है वो फंक्शनल रहती है और बाकी सारी की सारी डीजेनरेट हो जाती हैं, जस्ट अपोजिट टू माइक्रोस्पोर्स। ठीक है, उसमें तो सारी की सारी फंक्शनल रहते हैं, थाउजेंड्स बन जाते हैं, लेकिन यहाँ पर केवल एक जो है मेगास्पोर जो है वो फंक्शनल रहती है, बाकी सारी की सारी डीजेनरेट हो जाती हैं। द फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप इनटू द फीमेल गैमेटोफाइट, जो फंक्शनल रहती है वही फिर फीमेल गैमेटोफाइट बनाती है या फिर एम्ब्रियो सैक बनाती है। ओके, देखिए ये है माइक्रोपायरल एंड, ये रही मेगास्पोर मदर सेल, बहुत सारी दिखाई दे रही है ना, और बड़ा सा न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है, ये रहा न्यूसेलस। ठीक है, और यहाँ पर मेगास्पोर्स डिवीजन हुआ, डिवीजन होके बहुत सारी मेगास्पोर्स मदर सेल्स बन गई, लेकिन क्या हुआ, सारी की सारी डिजेनरेट हो जाती हैं, केवल एक जो है मेगास्पोर बनी रहती है। ठीक है, ओके। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, और इसी प्रोसेस को जिसमें सिर्फ एक मेगास्पोर फंक्शनल रहती है इसको बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, जबकि मेल में क्या था, सारे के सारे डेवलप हो गए थे। सो न्यूक्लियस ऑफ द फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइड मियोटिकली, जो मेगास्पोर जो फंक्शनल रहती है उसका जो न्यूक्लियस है वो मियोटिकली डिवाइड करता है, और फिर वो टू न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक में कन्वर्ट होता है। ये देखिए, उसके बाद दोबारा से डिवीजन होता है, 4 सेल्स बनती हैं, दोबारा से डिवीजन होता है, 8 सेल्स बनती हैं, फाइनली वो 8 न्यूक्लिएटेड सेल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और 8 जो न्यूक्लिएटेड सेल्स होती हैं उनमें से 3 जाती हैं एक तरफ, जो बीच वाली सेंटर वाली होती है वो एग बनाती है। ओके, और 2 बन जाती हैं उसकी साइड वाली सेल्स, जिसे बोलते हैं सिनर्जिड सेल्स। 3 एक तरफ जाती हैं, जिस एंटीपोडल सेल, और जो 2 हैं, 8 थी ना टोटल, 2 रह जाती हैं सेंटर में, 2 पोलर न्यूक्लियाई। तो इसे क्या बोलेंगे, 1 2 3
4 5 6, यहाँ पर भी 3 है, 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी कि इस स्टेज को हम बोलेंगे 7 सेल्ड स्टेज एंड 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज। ठीक है, ओके। मेयोटिक डिवीजन होती है, सेल वॉल बनती है, 8 जो न्यूक्लिएटेड स्टेज होती है और वो फिर ऑर्गेनाइज हो जाती है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन इन द एम्ब्रियो सैक, माइक्रोपाइलर एंड 3 सेल्स फ्रॉम एग एपरेटस। अच्छा, यहाँ पर अच्छे से बताया हुआ है, ये देखिए 3 सेल्स जो होती हैं वो एग एपरेटस बनाती हैं। ये रहा एग, जिसमें 1 सेल है, 2 सिनर्जीज बन गई, है ना, और 3 यहाँ पर बन गई, 1 2 3, जिसे बोल रहे हैं हम एंटीपोडल सेल्स। ठीक है, चला जा रहा एंड पर क्या है, 3 सेल एंटीपोडल बन गई और सेंट्रल पार्ट में 2 पोलर न्यूक्लियाई रह गए। तो मैच्योर जो एम्ब्रियो सैक है वो उसको हम बोलेंगे 8 न्यूक्लिएटेड है, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 8 न्यूक्लियस हैं, 8 न्यूक्लियस हैं, राइट। और सेल कितनी है, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 एंड 7। सेल्स कितनी है, 7। तो हम इसको बोलेंगे एन 8 न्यूक्लिएटेड बट 7 सेल्ड स्टेज। क्या होता है, मैच्योर एम्ब्रियो सैक। समझ में आ गया? ठीक है, चलिए। 6 nuclei form cells to remain as a polar nuclei, as you can see in this particular diagram. Synergy cell have filiform apparatus to guide pollen tube. जो synergy cell होती हैं वो filiform apparatus बनाती हैं, किसको गाइड करने के लिए, पोलन ट्यूब को गाइड करने के लिए। ठीक है, तो हमारे माइक्रोस्पोर, जो माइक्रोस्पोर्स बन गए हैं, हमारा मेगास्पोर बन गया है। अब माइक्रोस्कोप मेगास्पोर तक पहुंचे कैसे, फर्टिलाइजेशन हो कैसे, तो फर्टिलाइजेशन होने के लिए पॉलिनेशन की हेल्प लगेगी, है ना। तो बोथ मेल एंड फीमेल गैमीट आर नॉन मोटाइल एंड नीड टू ब्रॉट टुगेदर फॉर फर्टिलाइजेशन। जब वो नॉन मोटाइल हैं तो एक दूसरे के पास तो आना पड़ेगा ना फर्टिलाइजेशन के लिए, तो उस प्रोसेस में हेल्प करेगा पॉलिनेशन। सो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ पिस्टल is known as pollination. It is achieved through various adaptation and external agents. ठीक है, थोड़ा सा pollination के बारे में हम पहले भी प्रीवियस जो यूनिट्स हैं उसमें बात कर चुके हैं कि इसमें अलग अलग तरीके के, जिस तरीके से pollination हो रहा है अकॉर्डिंगली, या फिर वो प्लांट कहाँ प्रेजेंट है उस जगह के बेसिस पर जो है अडेप्टेशन होती है। ठीक है, तो ये बहुत सारे अडेप्टेशन और एक्सटर्नल एजेंट्स पर डिपेंड करता है। 2-3 तरीके के जो है पॉलिनेशन के टाइप होते हैं। एक होता है ऑटोगेमी, दूसरा है जिएटोनॉमी, देन है ज़ेंथोनॉमी। जब ऑटोनॉमी क्या है, जब उसी पोलन, यहीं पर एंथर है, यहीं स्टिग्मा है, तो इसी का एंथर इसी के स्टिग्मा पे, यानी कि एक ही फ्लावर में एंथर से स्टिग्मा पे पोलन चला जाएगा, उसे सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन हो गया। दूसरा है दूसरा क्या बोलता है, जिएटोनॉमी। जिएटोनॉमी क्या है, जब फ्लावर ट्री एक ही है, प्लांट एक ही है और एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जा रहा है। ठीक है, तो नेबरिंग जो है पॉलिनेशन है, तो यानी कि जेनेटिकली तो वो आइडेंटिकल है क्योंकि एक ही प्लांट है, लेकिन मेथड कैसा हो रहा है पॉलिनेशन का, वो या तो विंड से जाएगा या बायोटिक मीन से जाएगा, यानी कि बटरफ्लाई या बीज कुछ भी पॉलन्स जो है यहाँ से इस जगह से उठा के इस जगह पर डाल दें स्टिग्मा पर, तो इसे नेबर पॉलिनेशन या जेएटोलॉजी बोलते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन, जब दो अलग अलग प्लांट्स ऑब्वियसली सेम स्पीशीज के होंगे लेकिन यहाँ से दूसरी वाले पर जाएंगे, तो वो जेनेटिकली आइडेंटिकल नहीं होंगे, उसमें कुछ कुछ वेरिएशन आ जाएगा, तो इसको बोलेंगे जीनोगेमी। ठीक है, तो जो फिजिकल मीन से, बायोटिक मीन से, एबायोटिक मीन से एक तरीके के फ्लावर से दूसरी प्लांट के फ्लावर में पोलन का ट्रांसफर जो होता है उसे जीनोनॉमी बोलते हैं। ठीक है, तो अलग अलग रूट्स हैं पॉलिनेशन के। तो ऑटोगेमी क्या है, ऑटोगेमी pollination within the same flower. It is rare in normal flower due to the need of synchrony of pollen release and stigma receptibility. ठीक है, chesmogamous flower, open flower with exposed anther and stigma. Chesmogamous flower कौन से होते हैं, जिसमें फ्लावर ओपन होता है और इसके एंथर और स्टिग्मा जो है वो खुले हुए रहते हैं, वहां पर ये ऑटोगेमी हो सकती है। दूसरे तरीके के फ्लावर होते हैं क्लिस्टोगैमस फ्लावर, ये ओपन नहीं होते हैं। एंश्योरिंग सेल्फ पॉलिनेशन,
मतलब ये इतने ओपन नहीं होते हैं कि दूसरे का एंथर, किसी दूसरे फ्लावर का एंथर इनके पास आ जाए। तो यानी कि यहाँ पर 101% सेल्फ पॉलिनेशन होगा, यानी वो अपने ही पोलन्स को, अपने ही जो पोलन ग्रेन्स हैं उनको अपने स्टिग्मा पर डालते हैं। सो एंश्योरिंग सेल्फ पॉलिनेशन एंड एश्योर सीड सेट विदाउट पॉलिनेशन। विदाउट पॉलिनेशन ही जो है इसमें इस तरीके का वो इतने क्लोज होते हैं कि अंदर तक दूसरी प्लांट का नहीं जा सकता है पोलन। जबकि इस वाले में किसी भी प्लांट का यानी कि सेल्फ का भी आ सकता है, या फिर क्या होता है जीरोगेमी भी हो सकती है। ठीक है, दूसरे का भी जा सकता है। चलिए, जिएटोनोगेमी में क्या है? ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम वन एंथर टू स्टिग्मा ऑफ एनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, सॉरी। फंक्शनली इसे हम बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन है, क्योंकि ये किसी ना किसी मीन को पॉलिनेशन के लिए यूज कर रहा है ना? चाहे विंड को यूज कर रहा है जैसा मैंने आपको बताया, चाहे ये वाटर को कर रहा है, या फिर ये बायोटिक मीन को कर रहा है। किसी ना किसी तरीके से क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है, लेकिन क्योंकि वो उसी प्लांट का दूसरा फ्लावर है तो ये जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे, यानी कि जेनेटिकली ये बिल्कुल सिमिलर फ्लावर होंगे जैसा कि ऑटोगेमी में मिलेंगे। तीसरा जो टाइप है ये दूसरा टाइप था। तीसरा जो टाइप है वो है जीनोगेमी। इसमें ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम वन एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट। The only type that bring genetically different, जीनोगेमी में ही जेनेटिकली डिफरेंट जो है फ्लावर पाए जाएंगे, क्योंकि वो जेनेटिकली डिफरेंट पोलन जो है आके गिर रहा होगा स्टिग्मा पर। ठीक है, पोलन ग्रेन्स पॉलिनेशन के एजेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं? वैसे तो मैंने काफी कुछ बता दिया। एबायोटिक मीन्स भी हो सकते हैं, बायोटिक भी हो सकते हैं। एबायोटिक में विंड और वाटर आता है, बायोटिक में डिफरेंट काइंड के एनिमल आते हैं। बर्ड्स भी आ सकती हैं, बीज भी आ सकती हैं, बटरफ्लाई आ सकती है, मॉथ आ सकते हैं, है ना? बड़े एनिमल्स भी आ सकते हैं जैसे कि गिलहरी, वो भी उसने सीड खाया दूसरी जगह फेंक दिया। मंकीज, ठीक है, जो भी फ्रूट्स खाते हैं वो खाए और फेंक दिए। ह्यूमन भी हो सकते हैं, उसमें खाया और फेंक दिया, जहाँ फेंक दिया वो भी सुटेबल कंडीशन में ग्रो कर सकता है ना? तो विंड पॉलिनेशन के एग्जांपल्स यहाँ देख लेते हैं। विंड पॉलिनेशन, इट इज अ टाइप ऑफ एबायोटिक पॉलिनेशन। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक? विंड पॉलिनेशन में वही जो पोलन है वो पॉलिनेट होंगे जो कि लाइट इन वेट होंगे, ताकि हवा से वो तुरंत उड़ के जा सकें। नॉन स्टिकी होंगे, है ना? और वेल एक्सपोज स्टेमन उस टाइम पर, स्टेमन जो है वो पूरी तरीके से बाहर निकली हुई होनी चाहिए, ताकि वो आराम से झाड़ सकें वहां से पोलन ग्रेन्स को। ठीक है, और इनके जो पोलन्स जो हैं वो स्टिग्मा जो है, जहां पर ये विंड पॉलिनेशन को सक्सेसफुल होना है, तो इसका मतलब ये हुआ जो स्टिग्मा है वो फेदरी होनी चाहिए और बड़ी होनी चाहिए, ताकि वहां पर पोलन आके आराम से बैठ सके। जैसे कि कॉर्न है, ग्रास है, इसका एग्जाम्पल है विंड पॉलिनेशन का। सो फ्लावर ऑफ विंड पॉलिनेशन फ्लावरिंग प्लांट सच एज सॉ टूथ यानी ओक का एग्जाम्पल दिया है, आर लेस शोई देन इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर। ठीक है, वो इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर से ज्यादा, जैसे इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर जो होते हैं वो ज्यादा ब्राइट कलर के होते हैं, खुशबू वाले होते हैं। क्यों? इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए, ताकि हमारे पास आओ बैठो और तुम्हारे जो है पैरों में, तुम्हारे विंग्स में हमारे पोलन लग जाए, और जब दूसरे के पास आप नेक्टर सक करने जाओ तो पॉलिनेशन हो जाए। इसमें जो विंड वाले हैं उनको इस तरीके की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनको तो अपने लाइट वेटेड चाहिए एंथर, और ये है कि स्टिग्मा बड़ी हो, फेदरी हो, तो वहां जाके बैठ जाएं। ठीक है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक दूसरी होंगी। इनको अट्रैक्ट करने के लिए इंसेक्ट की जरूरत नहीं है, तो कलरफुल होने की जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है, वाटर पॉल्यूशन वाले कौन से होंगे? वाटर पॉल्यूशन रहेगा रेयर इन फ्लावरिंग प्लांट। वाटर पॉल्यूशन जो है फ्लावरिंग प्लांट में काफी कम होता है, अबाउट 30 जेनरा में है। इट इज कॉमन इन सम लोअर प्लांट्स, जैसे कि एल्गी है, ब्रायोफाइट्स है, टेरिडोफाइट्स है, इनमें जो है वाटर पॉल्यूशन के थ्रू पॉलिनेशन होता है। जैसे वेलिस्नेरिया है, हाइड्रिला है, जोस्टेरा, दीज आर सर्टेन एग्जाम्पल्स जो कि वाटर पॉलिनेशन के थ्रू अपने पोलन ग्रेन्स को भेजते हैं। ठीक है, क्योंकि वेलिस्टेरिया में किस तरीके का है, उसमें तो जो है वो जो फ्लावर्स जो पॉलन्स होंगे वो इस तरीके का होगा कि जो है उनकी जो पत्तियां हैं कुछ ऐसे होंगे कि फीमेल फ्लावर जो है कहाँ पर रहेंगे? वाटर की सरफेस पर रहेंगे, है ना? और जो मेल फ्लावर है वो या उसके जो पोलन है वो फ्लोट करके उसके पास आ जाएंगे।
ऊपर की तरफ, ठीक है। और कुछ पोलन ग्रेन्स ऐसे होंगे जिसके ऊपर म्यूसिलेज की कवरिंग होगी ताकि वो अपना अंदर का कंटेंट लूज ना करें, और ताकि बहुत ज्यादा गीले हो जाएंगे तो उनका कंटेंट अंदर का गीला हो गया, वो बैठ जाएंगे, है ना। तो इसलिए अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके ऊपर म्यूसिलेज की कवरिंग भी होती है। और वो इस तरीके के लंबे रिबन लाइक स्ट्रक्चर की तरीके से होते हैं कुछ प्लांट की, वो पानी की लहरों के साथ जो है मूव करके फीमेल प्लांट तक जा पाए, ठीक है। तीसरा जो टाइप है वो है एनिमल पॉलिनेशन वाला, जिसमें मेजोरिटी जो है फ्लावरिंग प्लांट जो है वो एनिमल पॉलिनेशन से पॉलिनेशन होता है। जो इसमें कॉमन एजेंट क्या रहेंगे, वही बीज है, बटरफ्लाई है, डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लाइज हैं, बेटल है, वेस्प है, आंट है, मॉथ है, बर्ड है बहुत तरीके की, जैसे हमिंग बर्ड, सन बर्ड, बैट, कुछ प्राइमेट जैसे चूहों की बात की गई है, यहाँ पे रोडेंट्स हैं, रेप्टाइल्स हैं। ये सारे के सारे एजेंट्स हैं जो पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। सो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनिमल पॉलिनेशन में क्या होगा कि ये जो फ्लावर हैं, दीज आर लार्ज, दे मस्ट बी कलरफुल, फ्रेगनेंस इनकी अच्छी होनी चाहिए और नेक्टर रिच होनी चाहिए, क्योंकि नेक्टर के लालच में ही डिफरेंट इंसेक्ट्स जो है इनके पास आएंगे और पॉलिनेशन में हेल्प करेंगे, ठीक है। सम फ्लावर एमिट फाउल ऑर्डर टू अट्रैक्ट स्पेसिफिक पॉलिनेटर। कुछ फ्लावर्स इसमें एग्जांपल्स ऐसे भी हैं जो बहुत ही फाउल स्मेल निकालते हैं, बहुत ही गंदी स्मेल निकालते हैं, ताकि केवल कुछ पॉलिनेटर हैं वो उनकी तरफ आए, जैसे कि कुछ बेटल्स और फ्लाइज उनकी तरफ आए, बाकी जो पॉलिनेटर हैं, एनिमल पॉलिनेटर, वो उनकी तरफ ना आए। एमॉर्फोफॉलस इसका वन ऑफ द एग्जांपल है। इट प्रोवाइड अ सेफ प्लेस फॉर इंसेक्ट टू ले एड, ये इसका एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल है यक्का एंड मॉथ। म्यूचुअली ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं फॉर टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल, ठीक है। मौत को अपनी लाइफ साइकिल पूरा करने के लिए उसकी यक्का की जरूरत पड़ती ही पड़ती है, ठीक है। अब बात करते हैं आउट ब्रीडिंग डिवाइस की। सो प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन एंड एनकरेज क्रॉस पॉलिनेशन टू अवॉइड इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। यानी कि अगर किसी प्लांट में लगातार सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है, अगर सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है, सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है और एनवायरमेंट लगातार चेंज हो रहा है, तो एनवायरमेंट के अकॉर्डिंगली वो प्लांट अपने आप को अडॉप्ट नहीं कर पा रहा है। जबकि अगर वो क्रॉस पॉलिनेशन करेगा तो एक प्लांट में कोई क्वालिटी है, दूसरे में दूसरी क्वालिटी है, तो अगर क्रॉस पॉलिनेशन करके नए प्लांट उगाएगा तो उसमें दोनों की क्वालिटी आएंगी, तो वो एनवायरमेंट के हिसाब से अपने आप को अडॉप्ट कर पाएगा। और जब सेल्फ पॉलिनेशन ज्यादा होता है तो क्या चीज डेवलप हो जाती है, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन डेवलप हो जाती है, यानी कि उसकी जो अपनी क्वालिटीज हैं वो रिसेसिव फॉर्म में चली जाती हैं, जिसे बोलते हैं इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, ठीक है। टेम्पोरल सेपरेशन, जैसे कि पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिवली आर नॉट सिंक्रोनाइज्ड। इस चीज के लिए क्या होता है कि इन ब्रीडिंग को कम करने के लिए पोलन जब रिलीज हो रहा है और इससे जो स्टिग्मा जब पोलन को एक्सेप्ट करेगा वो एक दूसरे के टाइम फ्रेम को मैच ना करें, तो आउट ब्रीडिंग हो सकती है। यानी कि जब पोलन यानी कि मेल जो पार्ट है वो जल्दी मैच्योर हो गया, फीमेल पार्ट अभी उस तरीके से मैच्योर हुआ नहीं है, तो फीमेल पार्ट पोलन ग्रेन को ले नहीं पाएगी, है ना। तो दूसरा है स्पेशियल सेपरेशन। एक है टेम्पोरल सेपरेशन, यानी कि दोनों के मैच्योर होने का टाइम अलग अलग हो, पोलन जब रिलीज हो रहे हैं और स्टिग्मा जब उसे ले पाए, वो दोनों टाइम जो है सिंक्रोनाइज ना हो पाए, ठीक है। यानी वो तभी हो पाएगा जब दोनों एक साथ, मेल पार्ट एंड फीमेल पार्ट एक साथ मैच्योर ना हो। दूसरा है स्पेशियल सेपरेशन, यानी कि एंथर एंड स्टिग्मा की पोजीशन, एंथर एंड स्टिग्मा पोजीशन टू प्रिवेंट कांटेक्ट विद इन द सेम फ्लावर, यानी एंथर और स्टिग्मा की पोजीशन कुछ ऐसी हो कि वो आपस में क्या ना कर पाए, कांटेक्ट ही ना कर पाए, यानी कि ऐसा कुछ केस हो कि जो फीमेल फ्लावर है वो ऊपर की तरफ है, मेल फ्लावर नीचे की तरफ है, ठीक है। अब जब मेल नीचे की तरफ है तो कितनी भी हवा चलेगी उसके जो पोलन ग्रेन्स हैं वो नीचे ही आएंगे, ऊपर की तरफ जा नहीं पाएंगे, है ना। तो वो एंथर जो है स्टिग्मा के पास पहुंच नहीं पाएगा, यानी कि वो दूर दूर अगर हैं तो भी सेम फ्लावर पर जो है सेल्फ पॉलिनेशन को रोका जा सकता है। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी इज अनदर टाइप आउटब्रीडिंग डिवाइस, जिसमें जेनेटिकल मैकेनिज्म इनहिबिट सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पोलन जर्मिनेशन और पोलन ट्यूब ग्रोथ। यानी कि अगर एक ही प्लांट के जो एंथर और वो हैं, स्टिग्मा हैं,
वो जेनेटिकली इस तरीके से मॉडिफाई हो जाएं, वो जेनेटिकली होते हैं इस तरीके से मॉडिफाई कि पोलन ट्यूब की जो ग्रोथ है या अपनी किस पर्टिकुलर पोलन ट्यूब की ग्रोथ करानी है, किसकी नहीं करानी है, वो पहले से पहले ही हार्मोनल के थ्रू सिग्नल प्लांट के पास पहुंच जाए तो उसको हम बोलेंगे जेनेटिक मैकेनिज्म। जिसको करानी होगी उसको वो कराएगा, या फिर सेल्फ इनकम्पैटिबल हो जाएगा कि वो अपने वाले को जर्मिनेट करने ही नहीं देगा। ठीक है, सॉरी, फर्टिलाइज करने ही नहीं देगा, उसे बोलेंगे सेल्फ इनकम्पैटिबल, जहां पर जेनेटिक मैकेनिज्म इनहिबिट सेल्फ पोलन जर्मिनेशन, यानी कि अपने जो पोलन है उनको जर्मिनेट करने ही नहीं देगा और पोलन ट्यूब ग्रोथ, अपने पोलन ट्यूब को ग्रो ही नहीं होने देगा ताकि वो फर्टिलाइजेशन कर पाए। ठीक है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर जैसे मोनोशियस हैं जिसमें बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर आर ऑन द सेम प्लांट, जैसे कैस्टर है, मेज है, प्रिवेंट ऑटोगेमी। ठीक है, डायोसियस फ्लावर कौन से होते हैं, जहां पर मेल एंड फीमेल फ्लावर डिफरेंट फ्लावर्स पे होते हैं, डिफरेंट प्लांट पे होते हैं, जैसे कि एग्जांपल है इसका पपाया। इट एक्चुअली प्रिवेंट बोथ ऑटोगेमी एंड जिएटोगेमी। यूनिसेक्सुअल फ्लावर का मतलब क्या हुआ कि एक तरीके के फ्लावर में एक ही तरीके का पार्ट पाया जा रहा है, या तो मेल पाया जा रहा है या फीमेल पाया जा रहा है, या तो मेल पाया जा रहा है या तो फीमेल पार्ट पाया जा रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, उसको दूसरा वाला जो पार्ट है या तो मेल या फीमेल, उसको दूसरा चाहिए ही होगा अपने फर्टिलाइजेशन करने के लिए। उसके भी दो तरीके की कैटेगरी हुई जो हमने आपको बता दी। अगला है पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। ट्रांसफर पोलन डज नॉट एंश्योर कंपैटिबल पोलन पिस्टल मस्ट रिकॉग्नाइज एंड एक्सेप्ट और रिजेक्ट। ठीक है, जो पोलन उसके ऊपर गया हुआ है, जैसे कि मैंने आपको बताया पोलन और पिस्टल, उसे वो रिकॉग्नाइज कर भी सकती है और उसे रिजेक्ट भी कर सकती है। ठीक है, कंपैटिबल पोलन इज एक्सेप्टेबल प्रमोटिंग फर्टिलाइजेशन, और जो कंपैटिबल नहीं होगा उसे वो रिजेक्ट कर देगी, यानी फर्टिलाइजेशन नहीं करेगी। ठीक है, इनकम्पैटिबल जो पोलन है ये रिजेक्ट हो जाएगी, ब्लॉकिंग जर्मिनेशन एंड ग्रोथ, इसे पोलन पिस्टल इंटरेक्शन कहते हैं। प्रोसेस क्या रहेगा फर्टिलाइजेशन का, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन इन्वॉल्व, और खास तौर से पोलन पिस्टल इंटरेक्शन में क्या इन्वॉल्व होता है, केमिकल सिग्नल्स इन्वॉल्व होते हैं। ऑटोमेटिकली जो है फ्लावर के अंदर से ही प्लांट खुद ही केमिकल्स जो है स्टिमुलेट कर देता है कि भाई हमें इस पोलन को एक्सेप्ट करना है या नहीं एक्सेप्ट करना है। यहाँ पर बहुत सारे आकर बैठे, ठीक है, अब इनमें से थाउजेंड्स, भाई यहाँ तो मेगास्पोर एक ही मैच्योर हो रहा है, लेकिन जो माइक्रोस्पोर्स हैं, पोलन ग्रेन्स, तो बहुत सारे मैच्योर हो रहे हैं और विंड से बहुत सारे आके बैठ गए। तो जो सबसे ज्यादा हेल्दी होगा उसी का, ये देखिए, लाइक ये 1 2 3 4 5 6 आके बैठे हैं, तो जो फोर्थ वन है इसी को सिग्नल मिला है कि वो नीचे आए और नीचे आके फर्टिलाइजेशन कर दे। ठीक है, और ये किसके थ्रू होता है, केमिकल सिग्नल के थ्रू होता है। कंपैटिबल पोलन जो है इट जर्मिनेट द स्टिग्मा फॉर्मिंग अ पोलन ट्यूब, ये पूरी की पूरी पोलन ट्यूब वही बना पाता है जो कि कंपैटिबल होता है और ग्रो कर पाता है ओवरी तक। पोलन ट्यूब एंटर टू द ओव्यूल थ्रू द माइक्रोपाइल, नीचे जो माइक्रोपाइल वाला साइट है उससे पोलन ट्यूब एंटर करता है, माइक्रोपाइल और सिनर्जी वाले साइट से। एंड अब बात करते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की। ब्रीडर जो है क्रॉस स्पीशीज फॉर बेटर वैरायटी, ब्रीडर जो है वो क्रॉस स्पीशीज करते हैं। आजकल तो बहुत सारे डिफरेंट हाइब्रिड वैरायटी मार्केट में अवेलेबल हैं, और उसके लिए क्या करते हैं, आर्टिफिशियल तरीके से हाइब्रिडाइजेशन कराना पड़ता है, फर्टिलाइजेशन कराना पड़ता है। पहला जो टाइप है उसे बोलते हैं इमेस्कुलेशन। इसमें क्या होता है कि कोई भी बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है, ठीक है, उससे एंथर्स उसके रिमूव कर दिए जाते हैं। किस लिए, सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने के लिए। ठीक है, देखिए इसमें से एंथर्स को रिमूव किया जा रहा है, और इस पर्टिकुलर प्रोसेस को कहा जाता है इमेस्कुलेशन। क्या कहा जाता है, इमेस्कुलेशन, रिमूवल ऑफ एंथर्स फ्रॉम बाइसेक्सुअल फ्लावर। दूसरा है बैगिंग, बैगिंग मेथड है। पहला है इमेस्कुलेशन मेथड आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का, दूसरा है बैगिंग। इसमें इट कवर फ्लावर्स टू प्रिवेंट कंटामिनेशन बाय अनवांटेड फ्लावर। अनवांटेड पोलन यहाँ पर आकर फर्टिलाइज ना कर दे। हमें पता है हमारा ही जो है पोलन सबसे बेस्ट है, हमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराना है, तो क्या होगा, उसके ऊपर की तरफ एक पॉलिथीन बैग लगा देते हैं। ये देखिए पॉलिथीन बैग लगा रखी है बहुत सारी जगह पर,
तो अनवांटेड पोलन आके फर्टिलाइजेशन ना कर दे, उससे प्रोटेक्ट करने के लिए बैगिंग की जाती है। तो इस केस में क्या होता है, फ्लावर मस्ट बी कवर विद अ पॉलीथीन पॉलीबैग टू प्रिवेंट कंटामिनेशन। ठीक है। पॉलिनेशन विद डिजायर पोलन व्हेन स्टिग्मा इज परसेप्टिव, और जब स्टिग्मा परसेप्टिव होती है उस टाइम पर जो है अपना जो जिस पोलन से हमें फर्टिलाइजेशन कराना है उस पोलन की प्रेजेंस में पॉलिथीन जो है हटा ली जाती है। चलिए अब बात करते हैं डबल फर्टिलाइजेशन की। डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है और इस पर कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पोलन ट्यूब एंटर अ सिनर्जिट साइड से जो है पोलन ट्यूब एंटर करती है, आपको पता है यहाँ से ऊपर से आया, ये देखिए नंबर 1 पोलन है, नंबर 2 यहाँ से पोलन ट्यूब बनी और धीरे धीरे नीचे आके जो है सिनर्जी साइड से अंदर एंटर कर गई। सो पोलन ट्यूब एंटर अ सिनर्जिट्स रिलीज 2 मेल गैमीट्स। यहाँ पर इसने कितने गैमीट्स सॉरी न्यूक्लियस रिलीज किए हैं, यहाँ पर इसने किए हैं, एक तो ट्यूब सेल न्यूक्लियस है और डिजेनरेटिव सेल है। ठीक है, 2 मेल गैमीट्स ये रिलीज कर रहा है अंदर की तरफ। तो एक कंडीशन आती है जिसे बोलते हैं सिनगेमी, जब वन मेल गैमीट फ्यूज विद द एग सेल न्यूक्लियस फॉर्मिंग ए डिप्लॉयड जाइगोट। जो एक मेल गैमीट होता है वो यहाँ पर आके इस जगह पर आके यहाँ आया और यहाँ पर आके वन स्पर्म ने जो है क्या किया, एग के साथ फर्टिलाइज कर लिया और जाइगोट बना दिया। ये पोजीशन हो गई 2n। ठीक है, इसे बोल दिया सिनगेमी, जब वन मेल गैमीट फ्यूज विद द एग सेल न्यूक्लियस फॉर्मिंग अ डिप्लॉयड जाइगोट एंड एनदर, 2 न्यूक्लियस आए थे ना, एनदर जो न्यूक्लियस था, जो दूसरा सेल था, वो कहाँ गया, अदर स्पर्म सेल फर्टिलाइज द सेंटर सेल, बीच वाले पार्ट में आया और उसने एम्ब्रियो सैक में के जो बीच वाले पार्ट में आके जो है क्या कर लिया, यहाँ फ्यूज कर लिया। तो यहाँ पर कितनी सेल्स, कितने न्यूक्लियस हो गए, 3। ठीक है, और इसीलिए इसको बोल रहा जा रहा है ट्रिपल फ्यूजन। तो द अदर मेल गैमीट फ्यूज विद द 2 पोलर न्यूक्लियाई, अंदर की तरफ 2 पोलर न्यूक्लियाई थे, इसके साथ जब दूसरे मेल गैमीट ने फ्यूज किया उसे बोला गया ट्रिपल फ्यूजन। और इस तरीके से ट्रिपल फ्यूजन जो सेंट्रल सेल में हुआ उससे बन गया ट्राइप्लॉइडी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जिसे बोलते हैं पैन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, और जब यहाँ पर 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ, एक तो एग के साथ हुआ और दूसरा यहाँ पर हुआ एंडोस्पर्म के टाइम पर, जो 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ हुआ, इसीलिए इसको बोला जाता है डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, सो डबल फर्टिलाइजेशन कंसिस्ट ऑफ सिनगेमी एंड ट्रिपल फ्यूजन। इट इज अ यूनिक फीचर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ये केवल और केवल फ्लावरिंग प्लांट में होता है डबल फर्टिलाइजेशन। डेवलपमेंट कैसे होगा इसका, सेंटर जो है, सेंटर सेल बिकम प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, सेंटर सेल जो है वो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बनाता है, ये रहा प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, और ये कितना था, 3n, 2 पोलर न्यूक्लियर और एक मेल गैमीट। ठीक है, और जो ये वाला होता है यहाँ पर, जहां पर एग के साथ फर्टिलाइजेशन हुआ था, वो बनाता है जाइगोट। ठीक है, और ये जो सेंटर वाला पार्ट है वो क्या बनाता है, एंडोस्पर्म बनाता है, जो कि कैसा होता है 3n। जाइगोट कैसा होता है 2n। ठीक है, और जब जैसे ही जाइगोट 2n होता है, जो सिनर्जिड सेल होती हैं वो डिजेनरेट हो जाती हैं और जो एंटीपोडल सेल होती हैं वो भी डिजेनरेट हो जाती हैं, और जो जाइगोट है वो डेवलप हो जाता है इन अ फॉर्म ऑफ एम्ब्रियो। तो ये हो गया फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स क्या हैं, इट इंक्लूड्स एंडोस्पर्म, एम्ब्रियो डेवलपमेंट, ओव्यूल मैच्योरेशन इनटू सीड। ठीक है, एंड जो ओवरी होता है वो क्या बनाता है, फ्रूट। तो ओव्यूल बनाता है सीड और ओवरी जो है ये बनाता है क्या, फ्रूट। ये हमें बात याद रखनी है, ये क्वेश्चन इस पर कई बार पूछा जाता है, इसको मैंने अभी कुछ स्लाइड्स पहले भी आपको बताया था। ठीक है, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रोसीड एम्ब्रियो डेवलपमेंट, यानी कि इस लाइन का क्या मतलब हुआ कि एम्ब्रियो डेवलपमेंट से पहले एंडोस्पर्म डेवलप हो जाता है। पहले क्या फ्यूज करेगा, पोलर न्यूक्लियाई से मेल जो गैमेट था वो पहले फ्यूज करेगा और वो पहले डेवलप करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि वो नरिशमेंट प्रोवाइड करता है जाइगोट को।
ठीक है, फ्रूट जो बनेगा ना ओवरी में, उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। तो ये जो है एम्ब्रियो डेवलपमेंट से पहले हो जाएगा एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल डिवाइड टू फॉर्म ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू एंड इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, क्योंकि इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। ये बात भी हमें याद रखनी है। ठीक है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म पेन अंडरगो न्यूक्लियर डिवीजन टू फॉर्म फ्री न्यूक्लियाई। ठीक है, जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, वो कई न्यूक्लियर डिवीजन करता है, करते 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 क्या करता है, वो बहुत सारे फ्री न्यूक्लियाई डेवलप कर लेता है। और इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल क्या होता है, जो हम कोकोनट वाटर पीते हैं, वो लिक्विड एंडोस्पर्म होता है, उसमें सेल वॉल नहीं होती है, और जो हार्ड वाला पार्ट है, व्हाइट वाला पार्ट है, उसमें सेल वॉल फॉर्म हो जाती है। ठीक है, सेल वॉल फॉर्मेशन फॉलो मेकिंग द एंडोस्पर्म सेलुलर, जो हम व्हाइट वाला पार्ट खाते हैं। देखिए, वही एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है कि कोकोनट वाटर इज अ फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म एंड द व्हाइट जो हम पार्ट खाते हैं, व्हाइट कर्नल इज अ सेलुलर एंडोस्पर्म। ये बात भी हमें याद रखनी है। fully consumed by the developing embryo before seed maturation, जो कि seed maturation से just पहले कंज्यूम किसी किसी प्लांट में होता है। एंडोस्पर्म रह बचता नहीं है, सारा का सारा जो सीड डेवलपमेंट होता है उसमें कंज्यूम हो जाता है। और वो कौन से एग्जाम्पल हैं, जैसे कि पी में पूरा कंज्यूम हो जाता है, बचता नहीं है, ग्राउंड नट में, बी में, ये सारे एग्जाम्पल हैं जिसमें कि जो एंडोस्पर्म है वो पूरी तरह से कंज्यूम हो जाता है। परसिस्ट इन मैच्योर सीड एंड यूज्ड ड्यूरिंग जर्मिनेशन, कहीं कहीं पर मैच्योर सीड में रहता है, जैसे कि कैस्टर हो गया, कोकोनट का एग्जांपल अभी हमने दिया ही था, और ये जर्मिनेशन के टाइम तक जो है किसी किसी में रहता है। चलिए, अब बात करेंगे एम्ब्रियो डेवलपमेंट की। एम्ब्रियो डेवलपमेंट अकर एट द माइक्रोपाइलर एंड। एम्ब्रियो डेवलपमेंट कहाँ होता है? एट द माइक्रोपाइलर एंड ऑफ द एम्ब्रियो सेक वेयर द जाइगोट इज लोकेटेड। माइक्रोपाइलर एंड पर था ना हमारा जाइगोट, पिक्चर याद करें। जाइगोट इज डिवाइडेड आफ्टर सम एंडोस्पर्म फॉर्मेशन। ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि एंडोस्पर्म पहले बनेगा क्योंकि वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, है ना। तो जाइगोट किसके बाद डिवाइड होता है? जैसे ही एंडोस्पर्म फॉर्म होता है उसके बाद जो है जाइगोट प्रोवाइड करता है, डिवाइड करता है, क्योंकि एंडोस्पर्म को क्या प्रोवाइड करना होता है? इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना होता है। अर्ली एम्ब्रियोजेनेसिस स्टेज आर सिमिलर टू मोनोकोट एंड डाइकोट। जो शुरू वाली स्टेजेस हैं एम्ब्रियोजेनेसिस की, वो मोनोकोट और डाइकोट में सेम होती हैं। उसके बाद थोड़ा सा चेंजेस आ जाते हैं। डाइकोट सीड में क्या होगा? डाइकोट एम्ब्रियो जो है, इट कंसिस्ट ऑफ एन एम्ब्रियोनिक एक्सिस एंड टू कॉटिलिडन। इसमें टू कॉटिलिडन होते हैं ना, ये देखिए, एक कॉटिलिडन ये है, एक कॉटिलिडन ये है ना। एपिकॉट पार्ट एबव द कॉटिलिडन, कॉटिलिडन के ऊपर वाला जो पार्ट है, ये वाला, ये एपिकॉट कहलाएगा। और जो नीचे वाला पार्ट है, एंड विद द प्लूमोल, यानी कि जिससे क्या बनेगा? स्टेम बनेगा। ऊपर वाला पार्ट जो है वो स्टेम बनाएगा, और जो नीचे वाला पार्ट है वो क्या बनाता है? रूट बनाता है, जिसे रेडिकल कहते हैं। और ये बिल्कुल जो नीचे है, दिस वन इज रूट कैप, इट इज ऑलरेडी मेंशन्ड। ठीक है, हाइपोकॉट यानी कॉटिलिडन की जो नीचे वाला पार्ट है, ये पार्ट बिलो द कॉटिलिडन एंड्स विद द रेडिकल एंड कवर्ड विद द रूट कैप। व्हाइल इन मोनोकॉट एम्ब्रियो इट हैज वन कॉटिलिडन। ये हमें पता है, इसका एक ही कॉटिलिडन होता है, जिसे हम बोलते हैं स्कूटेलम। सिचुएटेड लिटरली, ये रहा, सिचुएटेड लिटरली। रेडिकल एंड रूट कैप एनक्लोज इन अ शीथ, जिसे बोलते हैं कोलियोराइजा। माइकोराइजा बोलते हैं ना। राइजो जो वर्ड है वो रूट के लिए होता है, राइजोस्फीयर है ना, राइजोबियम, तो उन सभी की बात हो रही है। ये जो रूट से एसोसिएट है, राइजोबियम भी रूट से एसोसिएटेड बैक्टीरिया है। माइकोराइजा फंगल का इंटरेक्शन रूट के साथ है पाइनस में। ऐसे ही कोलोराइजा, राइजा मतलब मैं यहाँ पर आपको राइजा वर्ड से आपको फेमिलियर कराना चाह रही हूँ कि यहाँ पर कोलियोराइजा दिया हुआ है, तो यानी कि ये रूट की बात हो रही है, रेडिकल की बात हो रही है। सो इट इज एनक्लोज्ड विद अ शीथ, जिसे बोलते हैं कोलियोराइजा। ठीक है, एंड कोलियोराइजा और एपिकॉट क्या है? इट इज above the scutellum, has shoot apex and leaf primordia enclosed in a कोलियोप्टाइल में ये दोनों पार्ट होते हैं। यानी कि यहाँ पर भी ऊपर वाला पार्ट जो है शूट एपेक्स बना रहा है, नीचे वाला जो है वो रूट बना रहा है।
ठीक है। सीड फॉर्मेशन कैसे होगा? सीड आपको पता है इट इज द फाइनल प्रोडक्ट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ ही इसीलिए था कि हम अपनी ज्यादा से ज्यादा सीड बना पाए और फिर वो पॉलिनेट हो जाए और फिर हम अपनी जो है ज्यादा से ज्यादा पेड़ बना पाए, यही इसीलिए तो होता है। सिमिलर काइंड ऑफ, सो सीड इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन किसमें? एंजियोस्पर्म में, फॉर्म इनसाइड द फ्रूट। फ्रूट के अंदर ही तो होता है सीड, है ना। ये दोनों कॉटिलिडन है और ये रहा सीड। चलिए, तो सीड में क्या रहेगा? सीड कोट है बाहर की तरफ, बीच में कॉटिलेडन है, ये रहा सीड कोट। फिर से मेरा पेन थोड़ा सा अलबेला चल रहा है, मैं हटा देती हूँ। ठीक है, बाहर की तरफ सीड कोट है, ये तो आप समझ पा रहे हैं, डबल लेयर है। दिस इज सीड कोट, कॉटिलेडन एंड एम्ब्रियोक्सिस। कॉटिलेडन कैसी होती हैं? थिक होती हैं। सीड आपने कई बार बचपन में भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं, जब इसमें चने भिगोए जाते हैं, राजमा भिगोए जाते हैं, छोले भिगोए जाते हैं, है ना। तो कॉटिलेडन देखी है, दालें देखी हैं जो दो में टूट जाती हैं, वो कॉटिलेडन है जो दो पार्ट हैं। थिक है एंड स्वेलन ड्यू टू स्टोरेज फूड, फूड स्टोर्ड रहता है इसमें। और जो मैच्योर सीड होता है इट कैन बी नॉन एल्यूमिनस, एल्यूमिनस और एल्यूमिनस। इसका मतलब समझ लेते हैं। नॉन एल्यूमिनस कौन सा होगा? जिसमें एंडोस्पर्म बचा ही नहीं होगा, नो रेजिडुअल एंडोस्पर्म। और एल्यूमिनस वो होगा जिसमें थोड़ा बहुत एंडोस्पर्म बचा हुआ। ठीक है। सीड कोट क्या है? इट इज द हार्डन पार्ट, जो हार्ड पार्ट, जो इंटेग्यूमेंट्स हमने पढ़े थे ना, आउटर इंटेग्यूमेंट, इनर इंटेग्यूमेंट। तो ये जो हार्ड वाला पार्ट होता है वो सीड कोट बनाता है। ये जो है हार्ड वाला पार्ट होता है, जो इंटेग्यूमेंट्स थे वो सीड कोट बनाते हैं। माइक्रोपाइल रिमेन एज अ पोर, स्मॉल पोर की तरह रह जाता है माइक्रोपाइल। फॉर किस लिए? ताकि उसे ऑक्सीजन और वाटर मिलते रहे। जब हम जर्मिनेट करेंगे उस पर्टिकुलर सीड को, एक छोटा सा छेद पाया जाता है। आप ध्यान से अगर छोले या राजमा के सीड को, चने के सीड को देखेंगे, उसी को माइक्रोपाइल कहते हैं। ठीक है। सीड मैच्योरिटी पे क्या करेगा? वाटर कंटेंट रिड्यूस हो जाएगा, इट बिकम ड्राई, है ना। एम्ब्रियो एंटर डोरमेंसी, एम्ब्रियो जो है वो डोरमेंसी में चला जाएगा और जर्मिनेट अंडर फेवरेबल कंडीशन। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएंगी वो दोबारा से जर्मिनेट हो जाएगा। तो अनफेवरेबल कंडीशन में वो क्या करता है? कहाँ चला जाता है? डोरमेंसी में चला जाता है। ठीक है। फ्रूट फॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो फ्रूट फॉर्मेशन में ओवरी जो है, ओवरी एक्चुअली डेवलप इनटू फ्रूट। ये तो हम कई बार बात कर चुके हैं। ओवरी जो है वो फ्रूट बनाती है साइमल्टेनियसली विद सीड फॉर्मेशन। ठीक है। सीड फॉर्मेशन के साथ साथ ही जो है ओवरी जो है वो फ्रूट बनाती है। इसमें जो पेरिकार्प होता है, मोनोकॉट की यहाँ पर बात हो रही है, इसका जो पेरिकार्प होता है ये जो है ओवरी की वॉल बनाती है। फ्रूट कैन बी फ्लैशी और ड्राई एंड इट में डिस्पर्सल मैकेनिकली ये जो फ्रूट है वो डिस्पर्स होते हैं। ट्रू फ्रूट डेवलप फ्रॉम द ओवरी एंड फॉल्स फ्रूट इन्वॉल्व अदर फ्लोरल पार्ट। जो ट्रू फ्रूट होते हैं वो ओवरी से ही बनते हैं और जो फॉल्स फ्रूट होते हैं वो अदर फ्लोरल पार्ट से भी बन जाते हैं, जैसे कि थैलेमस से बनते हैं, जैसे कि सेब में, काजू में। ये फॉल्स फ्रूट कहलाते हैं। एप्पल, कैशू, और भी एक दो एग्जाम्पल्स हैं जो मैं यहाँ पर आपको शायद बताऊंगी। ठीक है। इसके अलावा पार्थेनोकार्पी क्या है? अच्छा, ट्रू फ्रूट का एग्जाम्पल क्या रहेगा वो मैं नहीं बता पाई। हाँ, ये रहा ट्रू फ्रूट, जैसे कि मैंगो, मैंगो ट्रू फ्रूट है। ठीक है। तो ये वाले 2-3 एग्जाम्पल आपको याद करने पड़ेंगे। पार्थेनोकार्पी क्या है? फ्रूट विदाउट सीड, जिसमें कि बिना फर्टिलाइजेशन के, बिना उसके फ्रूट बन जाए, जैसे कि बनाना सीडलेस होता है ना बनाना। तो वो कैसे डेवलप होता है? पार्थेनोकार्पी से होता है। एडवांटेजेस क्या हैं सीड के? इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर फॉर रिप्रोडक्शन, एड इन डिस्पर्सल एंड कोलोनाइजेशन। ठीक है। प्रोवाइड नरिशमेंट टू सीडलिंग, क्योंकि वो अपने कॉटिलिडन में रखते हैं थोड़ा बहुत खाना पीना। जो सीडलिंग बनेगी उसे नरिशमेंट शुरू में तो देना उन्हीं को पड़ेगा ना। प्रोटेक्टेड बाय हार्ड सीड कोट, सीड कोट जो है वो हार्ड होता है। जनरेट जेनेटिक वेरिएशन, जेनेटिक वेरिएशन भी रखते हैं। सीड वायबिलिटी के बारे में अगर हम बात करेंगे तो सम सीड लूज वायबिलिटी विद इन फ्यू मंथ्स। सीड वायबिलिटी के बारे में हमने शुरू में भी बात की थी ना, तब तो हमने
पोलन वायबिलिटी के बारे में बात की थी, यहाँ सीड के बारे में बात हो रही है। बिल्कुल सही बात है। सीड वायबिलिटी के बारे में अगर हम बात करेंगे तो जो कुछ सीड हैं वो वायबिलिटी जो है कुछ महीने तक उनकी रहती है, उसके बाद वो खराब हो जाते हैं। सम सीड कैन रिमेन अलाइव, काफी लंबे टाइम तक, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स तक एज सच बने रह सकते हैं। ओल्डेस्ट वाइबल सीड जो है हमारे जो बुक में दिए हुए हैं वो है ल्यूपाइन, ल्यूपिनस आर्किटिकस। आर्किटिक्स यानी कि बहुत पुराना, यानी कि 10,000 साल के बाद भी इसको जर्मिनेट किया गया तो वो हो पाया। ये कहाँ से मिला था? टुंड्रा, आर्कटिक टुंड्रा वाले प्रदेश से मिला था। इससे हम इसको याद कर सकते हैं। दूसरा है डेट पाम, फ्योनिक्स डिक्टाइलिफेरा। ये 2000 साल पुराना जो सीड था, इससे भी जो है जर्मिनेट हो सका था, और ये डेड सी, किंग हेरोइड प्लेस नियर डेड सी से कहीं से लिया था। एपोमिक्सिस, सीड प्रोड्यूस विदाउट फर्टिलाइजेशन। एपोमिक्सिस क्या है? वो सीड डेवलप होना जिनमें सेक्सुअली रिप्रोडक्शन ना हो, फर्टिलाइजेशन ना हो, फर्टिलाइजेशन ना हो और सीड बन जाए, उस प्रोसेस को एपोमिक्सिस कहते हैं। ठीक है। सीड प्रोड्यूस विदाउट फर्टिलाइजेशन इन सम फ्लावरिंग प्लांट जैसे एस्टरेसी एंड सम ग्रासेस आर नोन एज एपोमिक्सिस, अ फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिमिकिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जब फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है इसका मतलब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो नहीं है, लेकिन ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को मिमिक करके, उसकी नकल करके बिल्कुल उसी तरीके से क्या करते हैं, सीड प्रोड्यूस कर देते हैं। ठीक है। सो इट इज अ टाइप ऑफ asexual reproduction which mimic sexual reproduction. It can occur via डिप्लॉयड egg cell forming without reduction division. इसमें क्या हुआ, जो egg cell थी, यानी कि इसको मेल पार्टनर की जरूरत नहीं है, egg cell जो कि डिप्लॉयड थी, इसने रिडक्शन डिवीजन किया नहीं, डिप्लॉयड फॉर्म में ही रह गई, और इसने क्या किया, एम्ब्रियो डेवलप कर दिया विदाउट फर्टिलाइजेशन। सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ एपोमिक्सिस। ठीक है। ऑफन इन्वॉल्व न्यूसेलर सेल डिवाइडिंग एंड डेवलपिंग इनटू एम्ब्रियोज, कॉमन इज सिट्रस एंड मैंगोज। पॉलीएम्ब्रियोनी क्या है? इट इज द अकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो। पॉलीएम्ब्रियोनी यानी एक से ज्यादा जब एम्ब्रियो पाए जाते हैं किसी एक सीड में, उसे पॉलीएम्ब्रियोनी कहते हैं। ये रहा 1 2 3 4 5 6, ये पॉलीएम्ब्रियोनी कंडीशन कहलाती है। मोनो एम्ब्रियोनी जब एक ही एम्ब्रियो पाया जाता है। ठीक है। सीन इन स्पीशीज लाइक ऑरेंजेस where seed contain multiple embryos in different size and shape. ठीक है। genetics of apomimic embryos क्या है? Apomimic embryo can be considered clones as they do not undergoing genetic recombination. Importance in agriculture, what is the importance? Importance देख लेते हैं। Hybrid varieties बनाई जा सकती हैं which increase productivity but require annual seed production. ठीक है। एपोमिक्सिस और कहाँ यूज हो सकता है? एपोमिक्सिस कुड अलाउ हाइब्रिड टू मेंटेन देयर करेक्टर विदाउट सेग्रीगेशन। क्योंकि एपोमिक्सिस में क्या हो रहा है, इट इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो जिसने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को मिमिक किया है तो वो अपने उसके जो करेक्टर हैं उसको प्रिजर्व कर सकता है, राइट। तो इस ये क्या कर सकता है, एक तरीके का हाइब्रिड बना सकता है जो अपने करेक्टर को मेंटेन करके रखे, एंड रिड्यूस कॉस्ट फॉर फार्मर। फार्मर की विदाउट सेग्रीगेशन नहीं हो रहा है इसके करेक्टर का। इट एक्टिव रिसर्च एम टू ट्रांसफर apomictic gene into hybrid varieties for sustainable crop production. तो ये था आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट वाला पार्ट। काफी इंटरेस्टिंग था, इसमें काफी चीजें आपको सीखने को मिली, और थोड़ा सा लंबा चल गया लेक्चर, लेकिन ये चैप्टर आज एक ही वन गो में पूरा हो गया है। स्टिल यू हैव एनी क्वेरी, एनी डाउट, राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन। तब तक के लिए खुश रहिए, खूब पढ़िए। थैंक यू।